आवाज आ रही है बच्चों? ये 40 मिनट काम करता है फिर बंद हो जाता है और हम सोच रहे हैं हम दूसरी मीटिंग भी वही ले लें। हेलो, मेरी आवाज पहुंच रही है बच्चों? मैंने दोबारा शुरू कर दिया है। तनु, बेटा आवाज पहुंच रही है? हेलो, दीपांशी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? यस मैम। बेटा बोला करो, इतने देर से बोल रही हूँ। यस मैम। ये दोबारा शुरू किया ना मैंने। यस मैम। तो वो मास्टर जी लय से आरोह अवरोह से जो कविता वाचन करते थे उसका प्रभाव उनका बहुत बड़ा, वो अच्छी तरह से सुनता था। उसने सोचा जब मास्टर जी इतना सुंदर बोल सकते हैं, गा सकते हैं, इतनी कविता वाचन कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। उसके मन में ये भाव आया। मास्टर जी ने एक बार उनके घर पर मालती की बेल चल रही थी, तो मालती की बेल पर एक कविता बना डाली और आरोह अवरोह के साथ, लय के साथ उन्होंने इसका वाचन किया। तो उसके दिमाग में आया कि जब ये प्रत्यक्ष मालती की बेल पर मास्टर जी कविता बना सकते हैं तो मैं तो खेतों में जाता हूँ, बहुत सारे दृश्य मुझे मिलते हैं, तो मैं भी कविता बना सकता हूँ। यह विचार उसके मन में आते ही उसने कविता बनाना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही वो ढोरों को चराने जाता था तो तुकबंदी करता चला जाता था और जैसे जैसे दृश्य देखता था धीरे धीरे वो तुकबंदी करने लगा और फिर लिखने लगा। बच्चों, जब उसके अंदर लगन आ गई थी, यदि उसको कॉपी पेंसिल नहीं मिलती थी तो वो क्या करता था, रेत में ही कंकड़ से लिखने लगा या भैंस की पीठ पर किसी लकड़ी को लेकर वो उस पर ही लिखने लगा। जब हमें लगन लग जाती है तो खाते उठते बैठते, जब हमारे एग्जाम होते हैं ना, आप लोग भी ऐसे करते होंगे जरूर, जब एग्जाम होते हैं तो हमें हमारे दिमाग में, हम नहाने गए हैं लेकिन हमारे दिमाग में प्रश्न घूमता है, अभी हम प्रश्न पढ़ के आए हैं तो उसे दोहराते हैं, उसमें ये होगा ये होगा, ऐसा होता है नहीं? बताइए। मानो Yes, आपका ma'am. एग्जाम है, आज सुबह ही एग्जाम है, तो हमारे दिमाग में वही बात घूमती है। ठीक उसी प्रकार उस बच्चे के दिमाग में थी, तो वो खेतों में काम करते हुए, ढोरों को चराते हुए तुकबंदी करने लगा। फिर उसके मास्टर जी ने उसकी सहायता की। जैसे ही मास्टर जी के पास वो आता था तो क्या करता था, उसको दिखाता था। मास्टर जी उसको कैसे अलंकार का प्रयोग होता है, छंदों का प्रयोग होता है, कहाँ आरोह है कहाँ अवरोह है, उन सबका ज्ञान उसे कराते थे। कई बार तो वो इतना उतावला हो जाता था कि मास्टर जी के घर रात को ही पहुंच जाता था। पहले मास्टर जी इतने अच्छे होते थे कि किसी टाइम बच्चे चले जाए, मास्टर जी किसी टाइम बच्चों के घर चले जाए, क्योंकि बच्चों के द्वारा लाए गए सामान से ही मास्टर जी का लालन पालन होता था। सारा सामान बच्चे ही देके जाते थे। इंडिकेट में जो हो रहा है वही मास्टर जी, क्योंकि बहुत कम पैसे मिलते थे, यदि सरकारी स्कूल भी था तो बहुत कम था पैसा वहाँ पर, लेकिन बच्चों का और अभिभावकों का साथ बहुत मिलता था पहले मास्टर जी। सारा काम मास्टर जी का बच्चे करते थे, कोई काम नहीं करते थे घर का भी, तो वो रात को ही पहुंच जाता था। इस प्रकार धीरे धीरे वो कविता लिखना सीख गया और अच्छी तरह से कविता लिखने लगा और जो उसके मन में उसने संकल्प लिया था वो संकल्प उसका पूरा हो गया। तो इस पाठ में बच्चों ये दिखाया गया है कि यदि हम
किसी कार्य को करना चाहते हैं तो उसके लिए संघर्ष तो बहुत आते हैं। बिना संघर्ष के हमें सफलता मिलनी असंभव है। सरलता से मिल जाए तो सभी अपना लक्ष्य ले लें। तो प्यारे बच्चों, हमें जीवन में इससे शिक्षा लेनी चाहिए कि जीवन में आने वाले संघर्षों से हमें घबराना नहीं है। जितनी भी मुसीबत आए, रुकावट आए, आने दो। हम उन सब का सामना करते हुए आगे बढ़ेंगे तो एक दिन हमें सफलता अवश्य मिलेगी। आपने बाबूजी की कहानी सुनी थी? सफलता और असफलता में 6 इंच की दूरी रह गई थी। किसी बच्चे को याद है? आप 12th क्लास में हैं तो किसी को याद नहीं है? बाबूजी की कहानी तो आपने सुनी होंगी। तो वो बताते थे सफलता असफलता में 6 इंच की दूरी। यदि हमें ये नहीं सोचना चाहिए, तो कहानी सुनाते थे वो उसकी, वो खोदने में जो था वो सोना निकला था, दूसरों को बेच दिया। इतनी खुदाई कर ली, यहाँ पे है ही नहीं। वो हार मान गया। हार नहीं माननी चाहिए। अंत तक, जब तक हमें सफलता ना मिले तब तक यदि हम लगे रहेंगे तो सफलता हमारे कदम एक दिन जरूर चूमेगी। इस कहानी का यही उद्देश्य है। देसाई जी ने अब इसके प्रश्न हल करेंगे जब बताऊंगी कि कहाँ कहाँ उसने पूरे पाठ का केंद्र बिंदु है जूझ। सभी को सारांश समझ में आ गया होगा? नहीं आया कहीं पूछ लीजिए यदि नहीं आया है, क्योंकि 2 पीरियड है। आज हम इसके क्वेश्चन भी समझा देंगे आपको। यदि कोई सा भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया हो तो पूछ लीजिए। क्वेश्चन सारे डिस्कस करने हैं या कोई पूछना है ये बताइए। सारे डिस्कस करने हैं तो मैं सारे करा देती हूँ। अभी टाइम है आपके पास। सारे कर लेते हैं। किताब खोलिए, किताब में पहला प्रश्न पढ़िए। कौन पढ़ेगा? पहला प्रश्न आप पढ़िए। किसी के पास किताब नहीं है बच्चों? हेलो, मैम है। तो पढ़ो पहला प्रश्न। जूझ शीर्षक के औचित्य पर विचार करते हुए यह स्पष्ट करें कि यह शीर्षक कथानायक की किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है। आप बताइए, औचित्य माने क्या होता है? जूझ शीर्षक के औचित्य पर विचार करते हुए यह स्पष्ट करें क्या यह शीर्षक कथानायक की किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है। आप बताइए, पहले तो उजागर करता है या नहीं? चारित्रिक विशेषता कौन सी है उसकी, जिसको पूरी कहानी में दिखाया गया है? अरे अभी तो मैंने इतना बताया है आपको। अरे जूझ नहीं है, संघर्ष नहीं है। जूझ शीर्षक के औचित्य, औचित्य में उचितता कि वास्तव में शीर्षक सही है। शीर्षक कहानी के हिसाब से सही है गलत? सही है। सही है ना? उचित है ना? क्यों उचित है? यस मैम। क्योंकि पूरी कहानी संघर्ष के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। पूरी कहानी में संघर्ष दिखाया गया है। तो आप यही लिखेंगे, जूझ शीर्षक वास्तव में सही है, उचित है, क्योंकि कहानी का केंद्र बिंदु है। पूरी कहानी इसके इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। प्रारंभ से लेकर अंत तक इसमें संघर्ष की बात कही गई है। कहाँ कहाँ संघर्ष है वो सब लिखने हैं। बताइए, पहला संघर्ष क्या किया? मैंने पॉइंट भी लिख रखे हैं, आपको समझा भी दिया
पहला संघर्ष पढ़ने का था। मैम योजना बनाना। पहला संघर्ष लेखक के सामने क्या था कि पढ़ना चाहता था और उसके पिता ने पढ़ने को मना कर दिया था, और उसने क्या था? देसाई जी की योजना के द्वारा क्या करा, पढ़ना प्रारंभ किया। उसमें भी संघर्ष करना पड़ा उसे। तीसरा संघर्ष क्या था, उसने यह चुनौती स्वीकार की कि मैं स्कूल से जाने से पहले खेतों में काम करूंगा और स्कूल से आने के बाद ढोरों को चराने जाऊंगा। काम भी ज्यादा काम होगा तो छुट्टी भी लूंगा। संघर्ष किया। फिर बाद में कौन सा संघर्ष किया? ठीक, और उसके बाद देख लीजिए ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए हैं आपके। पाठशाला में जब गया तो परेशानियां आई नहीं आई? संघर्ष किया उसने वहीं पर। कुछ कमजोर सा बच्चा होता तो रो बैठ जाता, मैंने जा रहा। उस स्कूल में बच्चे मजाक उड़ाते हैं, मैं तो पढ़ूं ही नहीं। कई बच्चे हमारे स्कूल में आते हैं दूसरे स्कूल से, इंग्लिश मीडियम से, उनके माता पिता एडमिशन करा देते हैं, तो हमारा तो मन ही नहीं लग रहा मैम यहाँ पर। हम कहीं जाएंगे तो माहौल थोड़ा अलग ही होगा, और रोकर कई बच्चे तो नाम ही कटा लेते हैं। तीसरी बेकार, ऐसा उसने नहीं किया। पाठशाला में जितनी भी परेशानियां आई उनके साथ उसने संघर्ष किया, उन चुनौतियों का सामना किया। तो किसकी चारित्र्य विशेषता, लेखक की कौन सी चारित्र्य विशेषता? संघर्ष करने की, विपरीत परिस्थितियों में भी काम करने की चारित्र्य की विशेषता प्रारंभ से लेकर अंत तक आती है। उसके बाद जब उसने कविता रचना आरंभ की और कितने संघर्ष आए, कितने उससे रुकावट आई। उसे तो कुछ आता ही नहीं था। अलंकार क्या है, छंद क्या है, लय क्या है, आरोह क्या है, अवरोह क्या है, यति क्या है, गति क्या है, और कविता लिखने में सब चीज चाहिए। यति गति में कहाँ रुकना है, कहाँ से बढ़ना है, आरोह अवरोह कहाँ ऊंचा स्वर करना है, कहाँ नीचा स्वर करना है। तो इन सब के साथ भी उसने संघर्ष किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। इसलिए उसकी संघर्ष करने की प्रवृत्ति प्रारंभ से लेकर अंत तक उजागर हुई है और उसने सफलता प्राप्त की है। ये आप लिख रही है। कोई रचने की जरूरत है आपको इसकी? नो मैम। आपको तैयार हो गया? नहीं। उसकी चारित्रिक sir. विशेषता संघर्ष, जूझ, और कहाँ कहाँ उसने की वो लिख दो। सारांश आपको पता ही है। चलिए दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा दूसरा प्रश्न? दूसरा बच्चा पढ़ेगा। वाचन तो करा नहीं पाते क्योंकि बहुत टाइम लगेगा, कई दिन तो पाठ इतना लंबा है आपके वाचन में लग जाएगा। इसलिए मैंने डीपली आपको पॉइंट करके पाठ समझा दिया है। फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो फिर से पूछ लेंगे। देखिए अगला प्रश्न पढ़िए, दूसरी बहन पढ़ेगी अब। स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ? हाँ, अब आप बताओ। मैंने सारांश से बताया था, उसने पहले कविता लेखन करते हुए किसको देखा था? बताओ किसको देखा था? अपने अध्यापक। अपने अध्यापक को। उनके अध्यापक कैसे पढ़ाते थे वो लिखेंगे। अध्यापक को कौन सी बेल पर, लता पर उन्होंने कविता लेखन करते हुए देखा वो लिखेंगे। उनको देखकर उनके मन में आत्मविश्वास हो गया। फिर उसने कैसे लिखना प्रारंभ किया वो लिखेंगे। इतना इस प्रश्न में आए। आप यहाँ से प्रारंभ करेंगे कि लेखक के एक अध्यापक से, मराठी, कौन, क्या नाम था उनका? सौंद लगेकर, जो कक्षा में प्रभावी ढंग से पढ़ाते थे। वह अपना कविता वाचन हाव भाव से, यति गति लय विराम चिन्ह के द्वारा आरोह अवरोह के साथ करते थे। उनके हाव भावों को देखकर लेखक बहुत अधिक प्रभावित हुआ। एक बार लेखक ने अपने घर पर चलने वाली मालती की
लता पर ही एक बहुत सुंदर कविता लिखी और उसका वाचन कक्षा में किया। उसको सुनकर लेखक प्रभावित हुआ और उसने अपने मन में सोचा कि लेखक भी तो हाड़ मांस का मनुष्य है। जब लेखक रचना कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ऐसा ही सोचना चाहिए, क्योंकि संसार में कोई भी काम ऐसा नहीं है जो असंभव हो। हम मानकर बैठ जाते हैं कि मैथ बहुत हार्ड है, फिजिक्स हार्ड है या संस्कृत हार्ड है। कुछ हार्ड नहीं है, हमारे मन की मानसिकता ऐसी बन जाती है। ये जरूर है किसी विषय को हमें बहुत ज्यादा समय देना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है, तब हम अच्छे होते हैं उसमें निपुण। किसी में कुछ कम समय देकर भी निपुण हो जाते हैं। लेकिन कभी भी अपने सामने आने वाले काम को देखकर प्यारे बच्चों डरना मत। कभी मत सोचना है काम हमसे नहीं होगा, देखते कहते हम नहीं काम करना। तो लेखक ने ऐसा नहीं सोचा। उसने सोचा जब ये लिख सकते हैं तो मैं भी लिख सकता हूँ। मैं तो खेतों पर जाता हूँ, बहुत सारे दृश्य देखता हूँ। तो उसने ऐसे ही तुकबंदी शुरू कर दी। तुकबंदी करते करते उसे कविता लेखन आ गया, क्योंकि वह पहले तो उसे एक प्रश्न और भी है, उसे अच्छा नहीं लगता था मैं खेतों पर काम करने जाऊं। अकेला हूँ, साथी चाहिए सभी को। आप जैसा काम करने जाएंगे ना, पानी पीने भी जाते हो, मैं इसको ले जाऊं साथ में, अकेले जाना नहीं चाहते। लेकिन जब हमारे अंदर कोई लक्ष्य होता है और हम उसमें घूमते रहते हैं तो हमें किसी के ऐसे साथ की आवश्यकता नहीं होती। ये अगले प्रश्न में आएगा, मैं समझाऊंगी आपको। तो लेखक ने रेत में लिखना प्रारंभ कर दिया, भैंस की पीठ पर लिखना प्रारंभ कर दिया और मास्टर जी की सहायता से उसके अंदर क्या आ गया, आत्मविश्वास पैदा हो गया स्वयं की रचना। और सबसे ज्यादा आत्मविश्वास कब हुआ, ये घटना वो जरूर लिखनी है आपको। मास्टर जी ने उसकी कविता को 7वीं और 6ठी क्लास के बच्चों के सामने उससे गवाया। आपने पाठ नहीं पढ़ाया। और उसके बाद एक जो विद्यालय में फंक्शन उत्सव हुआ था, उसमें उससे भी उसको कविता का वाचन कराया। इन 2 घटनाओं से मास्टर जी से तो प्रभावित था, मास्टर जी तो उसे शाबाशी देते थे, मास्टर जी तो प्रोत्साहित करते ही थे। लेकिन इन दोनों घटनाओं से उसके अंदर इतना आत्मविश्वास आ गया कि वह स्वयं रचना करने लगा। अपने विद्यालय में ये सारे आपको प्लेटफॉर्म मिलते हैं। अपने विद्यालय में जो हम प्रेरक प्रसंग आपको बोलने के लिए कहते हैं, ये कारण यही है कि बच्चों की हिचक खुल जाए और वह स्वावलंबी बन जाए, वो डरे नहीं माइक पर आते हुए। तो उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा हो गया। जब हम बोलते हैं प्रतियोगिता में, हम कहते हैं आपसे भाग लीजिए, आप नहीं लेते, लिया करो बच्चों। चाहे आपका स्थान आए चाहे ना आए, कोई बात नहीं, स्थान तो 2-3 बच्चों का आना है। लेकिन यदि हम उसमें भाग लेते हैं तो हमारी जो प्रतिभा है वो उजागर होती है, वो आती हैं। और 12th के बच्चे तो बिल्कुल भाग नहीं लेते। लेते हो आप? 2-4 बच्चे लेते हैं। समझ में आ गया दूसरा क्वेश्चन? यस मैम। तीसरा चले, पढ़िए, कौन पढ़ेगा? श्री सोलंकीकर की अध्यापन की विशेषता को रेखांकित करें जिन्होंने कविताओं के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई। देखो क्वेश्चन वही है, थोड़ा लिखने का ढंग बदल जाएगा। वो कह रहे हैं श्री सोलंकीकर के अध्यापन की उन विशेषताओं को रेखांकित करें, अर्थात अध्यापक की उन विशेषताओं को बताएं जिन्होंने कविताओं के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई।
काफी कुछ पहले प्रश्न में मैंने आपको समझा दिया है, कौन बच्चा बताएगा उनके लेखक की क्या क्या विशेषताएं थी? जल्दी बताइए, वन बाई वन। सबको पता लग गई होंगी, बोलिए जल्दी। श्रुति, अनु, जो भी है यहाँ पर, ये सबसे बड़ी कमी है। माइक की तो बात दूर रहो, आप अपने घर ही बैठे हैं, क्लास भी नहीं है आपके सामने, केवल मैं खड़ी हूँ। आप अपने कैमरे भी कभी नहीं खोलते, फेस भी नहीं दिखाते टीचर को, इतना ही कह लो आपसे। अभी मैंने बताया, आपने कुछ सीखा हो तो कैमरा खोलकर बताएंगे विशेषता कि मास्टर जी की कौन कौन सी विशेषताएं थी जो उसको अच्छी लगती थी, जिससे वो प्रभावित हुआ। कोई भी बच्चा नहीं बताने को तैयार। हेलो, आवाज नहीं जा रही क्या आपको? क्यों बच्चों? हाँ ना तो बोल दो, जा मैम आ रही है या रही है। नहीं? हाँ, मैम आ रही तो बच्चों आपकी हिम्मत नहीं है अभी भी, इस पाठ को पढ़ने का क्या मैम फायदा होता? तनु, तनु, दीपांजलि, क्या नाम है इसका, दीपांशी और श्रुति। एक बच्चा और था, कहाँ गया वो? ब्लैक हो गया क्या? हाँ जी बच्चों, मैं तो 10 मिनट में आपको समझा के छोड़ दूंगी, लेकिन आपको भी तो बोलना चाहिए। सौन लगेकर के अध्यापन की बहुत सारी ऐसी विशेषताएं थी। सबसे पहले तो यह था कि वो अपना कविता वाचन बहुत ही शुद्ध उच्चारण में और हाव भाव से करते थे। दूसरा, जो यति है, गति है, आरोह है, अवरोह है, छंदों का प्रयोग है, वो बहुत अच्छे से करते थे। और उनके कहने का ढंग, उनके बोलने का ढंग अलग था, जिससे बच्चे प्रभावित होते थे। वह मराठी थे, वह अपने संस्मरण भी बच्चों को सुनाते रहते थे और उन संस्मरणों को सुनकर भी बच्चे प्रभावित होते थे। और क्या था कि उन्होंने जो मालती की बेल लती, जो लय थी, गति थी, ताल थी, उसके साथ साथ जो मालती की बेल लता पर कविता बनाई, तो और उसको स्वर उसका वाचन किया, उनको देखकर, उनको सुनकर लेखक के मन में कविताओं के प्रति रुचि जगी। तभी उसने अपने मन में सोचा, क्या पंक्ति जरूर लिखेंगे कि यह अध्यापक भी हाल मास का बना है। मेरे मन में, उसके मन में पहले ये था कि कोई देव शक्ति होती होगी इन लोगों के अंदर, लेकिन जब उसने स्वयं प्रत्यक्ष देखा कि एक कविता उसने इस लता पर ही बना दी, तो उसके मन में भाव जागृत हुआ कि अध्यापक भी हार मास का बना है, हमारे ही तरह है। जब ये अध्यापक बना सकता है तो मैं क्यों नहीं रचना कर सकता? तो इन सब अध्यापक की इन सब विशेषताओं को देखकर, उन विशेषताओं को सुनकर कविताओं के प्रति लेखक के मन में रुचि जागृत हो गई। ये लिखेंगे, कविता के प्रति लगाव से पहले और बाद में अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया? मैं समझा देती हूँ, क्योंकि आप तो बोल ही नहीं रहे हैं, तो टाइम भी खत्म हो जाएगा। कविता के प्रति लगाव से पहले वो पढ़ने जाता था, बातें अच्छी लगती थी लेखक को, अपने टीचर की, अध्यापक की, लेकिन उसे इतना कविता से लगाव नहीं था। उसने कविता लेखन की नहीं सोची थी, रुचि इतनी जागृत नहीं हुई थी। तो उससे पहले जब उसकी रुचि जागृत नहीं हुई थी, तो वो चाहता था कि मैं खेतों पर जाऊं या कहीं भी जाऊं तो मेरे साथ में मेरा दोस्त होना चाहिए, बातचीत करने के लिए मेरा मन कैसे लगेगा। वो दोस्तों के साथ जाता था, लेकिन
जब बाद में कविता के प्रति जब उसकी रुचि पैदा हो गई, लगन पैदा हो गई, तो अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा बदल गई। वह चाहता था मैं अकेले रहूं। क्यों चाहता था बच्चों अकेले रहूं? क्योंकि जो वो अपनी कविता बनाता था, तुकबंदी करता था, उसे गाता था, तो मैं सोचता था मैं अकेला रहूंगा तो जोर जोर से गा सकता हूँ, बेहिचक कहीं भी गा सकता हूँ। साथ में रहूंगा तो वो मुझे अवसर कम मिलेगा। इसलिए कविता के प्रति रुचि पैदा होने से पहले कवि को अकेलापन अखरता था। लेकिन जब कविता लिखने की रुचि उसके मन में जागृत हो गई तो वह अकेला रहना चाहता था, जिससे वह अपनी कविताओं का लेखन, अपनी कविताओं का वाचन स्वर ऊंची आवाज में कर सके। तो यह अंतर उसमें हो गया था। वह खेतों में जाता था, खेतों को देखकर, वहां के दृश्य को देखकर तुकबंदी करता था और जोर जोर से अभ्यास कर लेता। आपके ख्याल में पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था या लेखक के पिता का? बच्चों, आप बीच में जवाब नहीं देते हो तो ये आपकी कमी है। इसके दो कारण हैं। या तो जो मैं पढ़ा रही हूँ आपके समझ में नहीं आ रहा, आप बोर हो रहे हैं। दूसरा, या आप मन से नहीं पढ़ रहे हैं। ये दो कारण मैं मानती हूँ। जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ आपको समझ में आ रहा है नहीं? मैम आ रहा है। आ रहा है। तो मन से बैठे हो बिना मन से? मैम मन से। मन से बैठे तो बेटा बीच बीच में जवाब दिया करो। जब तक आपकी सहभागिता नहीं आएगी तो मुझे भी पढ़ाने में मजा नहीं आता। मुझे भी अच्छा लगता है जब बच्चे बोलते हैं, तो मुझे पता लगता रहता है हाँ मेरे बच्चे को समझ में आ रहा है। अन्यथा लगता है मैं ही बोले जा रही हूँ, बच्चे सो तो नहीं गए मेरे, अकेले बैठे हैं। या घर में कुछ खाना वाना तो नहीं खाने लग जाते आप? मम्मी से कोई नाश्ता मांगा ले, नाश्ता मैंने क्योंकि मम्मी क्लास चल रही है, कैमरा तो ऑन है ही नहीं, चलो नाश्ता ही कर लेते हैं। ऐसा नहीं, आपको पढ़ने का टाइम दिया गया है तो मन से पढ़िए। और जो मैं कुछ बात पूछती हूँ तो उसका जवाब दीजिए। गलत होगा कोई बात नहीं, जवाब देने की आदत डालिए। हमारे यहाँ जो भी गेस्ट आते हैं या निरीक्षण करने आते हैं, ये शिकायत जरूर करके जाते हैं कि बच्चों में प्रतिभा है। बच्चों से पूछा जाए तुम बताओ खड़े होकर, तो बता देते हैं, लेकिन बच्चों में हिचक है। बच्चे स्वयं खड़े होकर नहीं बताते, हाथ नहीं उठाते कि हमें आता है हम बताएं। आपके स्कूल के बच्चे बोलते कम है, बस जवाब कम देना चाहते हैं। तो ऐसा ना हो, आपको ये आदत बनी रहे। और स्कूल तो खुलेंगे ही, ऐसा तो नहीं है नहीं खुलेंगे। देखो, आपके ख्याल से पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था या लेखक के पिता का? आप बताइए किसका सही था? पूरी कहानी पढ़ ली आपने, समझ ली। आप ये बताइए, लेखक और दत्ताजी राव का रवैया हमें सही लगा। क्यों? क्योंकि उन दोनों ने पढ़ाई के लिए उससे उत्साहित किया। लेखक ने संघर्ष किया तो उन्होंने उसका सुझाव दिया और योजना बनाकर पढ़ाई भी उसकी प्रारंभ कराई। क्योंकि आज के युग में पढ़ाई सबसे जरूरी है। हम कुछ काम करें या न करें, जीवन में हमें कुछ मिले न मिले, लेकिन हमें अपना अध्ययन, अपनी पढ़ाई जरूर करनी चाहिए। चाहे हम नौकरी करें न करें, नौकरी करनी बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन अपने परिवार को संभालने के लिए, स्वयं को सही रखने के लिए, समाज में अपनी स्थिति बनाने के लिए पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। तो हमारी दृष्टि में पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव ने जो भी रवैया, जो भी रास्ते अपनाए वो सही थे। क्यों कहा ऐसा लेखक ने? क्योंकि लेखक ने भी झूठ बोला और दत्ताजी राव ने भी झूठ बोला, दोनों ने योजना बनाई थी, इसलिए उन्होंने, लेखक ने ऐसा कहा है। और लेखक के पिता का रवैया बिल्कुल सही नहीं था, क्योंकि वह स्वयं तो आलसी था,
कोई काम करना नहीं चाहता था। वह अपने स्वयं पिता होकर अपने बच्चे को गर्त में डालना चाहता, उसका पतन करना चाहता था। इसलिए हमें तो दोनों का रवैया ही सही लगा। दत्ताजी राव ने उसे अपने ढंग से समझाया। लेखक ने अपनी माँ के साथ योजना बनाकर दत्ताजी राव से अनुनय विनय करके अपने पिता को समझाने की बात कही, जिससे वो पढ़ सका। तो यदि जीवन में किसी के लिए बहुत बड़ा काम हम करते हैं और उसके लिए हमें छोटा मोटा झूठ बोलना पड़ जाए तो वह कोई गलती नहीं है, लेकिन बेमतलब झूठ बोलना गलती है। किसी बच्चे का को बचाना, इसने ये काम नहीं किया सजा से बच जाएगा, वो गलत है। दत्ताजी राव के पिता पर दबाव डलवाने के लिए लेखक और उसकी मां ने एक झूठ का सहारा लेना पड़ा। तो ये क्वेश्चन बाद में आ गया, यदि झूठ का सहारा न लेना पड़ता तो आगे का घटनाक्रम क्या होता। इसमें लिख देंगे कि दत्ताजी राव के पिता पर दबाव डलवाने पर लेखक को झूठ बोलना पड़ा। लेखक ने तो ये झूठ बोला कि योजना बनाई थी कि जो माँ बुला रही है भोजन के लिए, ये तो उसकी माँ ने कहकर बोला था। झूठ का सारा क्रम बनाया था माँ ने और इसने बेटे ने, किसके के साथ, दत्ताजी राव के साथ। और दत्ताजी राव ने भी बोला, उन्होंने ये नहीं बताया, क्या नहीं बताया कि वो आज तुम्हारी पत्नी आई थी। पत्नी ने बोला, उसने ये नहीं बताया कि मैं स्वयं गई थी बेटे को लेकर, उसने कहा साग सब्जी देने गई। ये झूठ थे यहाँ पर, लेकिन यदि झूठ का सहारा लेना न पड़ता तो घटनाक्रम यह होता कि वह आगे नहीं पढ़ पाता, वह जीवन में उन्नति नहीं कर पाता, वह कवि नहीं बन पाता, वह केवल खेतों में ही काम करता और वैसे ही गुजर बसर करता जैसे कि वो अब तक उनके घर में होती आई थी। झूठ के सहारे से ही वह पढ़ा, उसके जीवन में बदलाव आया। और आपने अनुमान से कहा है लेखक ने यहाँ पर, तो आप अनुमान से कुछ और भी लिख सकते हैं जो आपके मन में है। ये पाठ मैंने आपका पूरा कर दिया है, सारांश से समझा दिया, 2 पीरियड मिल जाते हैं इस दिन, और आपको प्रश्न भी समझा दिए। जो भी समझ में नहीं आया हो वो मुझसे पूछ लेंगे। अभी समझ लीजिए प्रश्न भी और वो भी। 4 बच्चे आए हैं, 3 की अटेंडेंस लगेगी ना। और भी थी शुभी माहेश्वरी, कहाँ गई? अब तो मैम नहीं है ना। शायद नेटवर्क की वजह से लैग हो गई। नेटवर्क इशू।